Hello everyone, myself Vaibhav Mishra. I welcome you all to कलाम PCS. आज हम लोग यूपी PCS की पेपर 5 का डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्स का डिस्कस कर लिया था पेपर 5 में। लगभग चैप्टर 8 तक की टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, तो पूछा जाएगा, और राइट रिलेटेड इशू इन यूपी, पब्लिक पॉलिसी भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। यहाँ पर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम विशेषकर ये ध्यान रखेंगे कि ये टॉपिक जो हैं वो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का भी पार्ट है। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को बेसिक रखेंगे और उसके बाद हम यूपी स्पेसिफिक चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर 5 जो है स्पेशली यूपी स्पेसिफिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है कि जो भी लोकल अफेयर्स होंगे वो मैनेज कौन करेगा, व्हाट हु विल मैनेज दिस, मैनेज बाय लोकल बॉडीज। ठीक है, और ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करता है। ठीक है, अब यहां पर इसका नीड क्यों हुआ, तो सबसे पहले हम देखें ये क्या है। ये मान लीजिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे लोग हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक स्टेट गवर्नमेंट बन गया, फिर भी डिस्टेंस अधिक है। अब यहाँ पर अगर गांव स्तर पर एक बॉडी बन जाए तो क्या होगा, तो पीपल के क्लोज आ जाएगा गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नेंस विल कम क्लोजर टू पीपल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, मोर इफेक्टिव प्लानिंग हो पाएगा। इससे क्या हो पाएगा कि आपको लिबर्टी मिल जाएगा, चॉइसेस मिल जाएगा। ठीक है, विलेज की प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा कौन समझेगा, जो वहाँ पे लोकल लेवल के पीपल हैं। ठीक है, तो एक मोर कनेक्ट मिलता है, पीपल की पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। चलिए, तो ये सारे एडवांटेजेस थे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो आपको पता है कि पूर्व में क्या हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस लॉर्ड मायो थे, लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे काम किया था। रिजोल्यूशन आया था 1882। देन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े और वहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल अप्लाई होने लगा। वी टॉक्ड अबाउट विलेज रिपब्लिक, डीपीएस पे आया हमारा आर्टिकल 40। ठीक है, टॉक्ड अबाउट विलेज पंचायत का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देन सीडीपी 1952, और धीरे धीरे आपको पता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड देन ऑल कमिटीज जो आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक में पढ़ा था, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एंड देयर आफ्टर फाइनली वी लैंडेड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हमारा था जो कि हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी देख चुके थे। अब यहाँ से हम यूपी स्पेसिफिक थोड़ा बात करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को भी पता था। अभी हम देखते हैं यूपी स्पेसिफिक की कुछ चीज़ें। सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पंचायती राज को ले लेते हैं। ठीक है, एंड देन अर्बन लेवल पे अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 3 लेवल्स हैं यहाँ। कौन से 3 लेवल्स हैं, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है, देन इंटरमीडिएट लेवल पे
क्षेत्र पंचायत है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत है। तो हमारा 3 लेवल हो गया, ठीक है। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद भी यही था कि 3 लेवल पे बनना चाहिए, 3 लेवल पे हमारी बॉडी बन गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से लेजिस्लेशन क्या क्या इफेक्ट कर रहे थे। देखिए इनिशियली जो है ग्राम पंचायत यूपी में उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 ये मेन एक्ट था, इससे गवर्न हो रहा था, ठीक है। देन आप देखिएगा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत अधिनियम 1961 जो है उसके अंडर जिला पंचायत एंड क्षेत्र पंचायत गवर्न हो रहे थे, ठीक है। अब ये इन एक्ट्स का क्या हुआ, हमने देखा कि क्या हो गया था, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। अब उसके बाद क्या हुआ, देयर आर सर्टेन कंपल्सरी प्रोविजन एंड देयर आर सर्टेन वॉलंटरी प्रोविजन। इसमें आपको पता था कि दो तरीके का प्रोविजन है, एक कंपल्सरी और एक वॉलंटरी। कंपल्सरी सारे स्टेट को करना ही करना है और वॉलंटरी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये हम लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं। देन अब इन एक्ट्स का बाद में इनका अमेंडमेंट होता है कब, 1994 में, ठीक है। एंड जो भी 73rd 74th अमेंडमेंट के कारण जो चेंजेस करना पड़ा वो चेंजेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये तीनों एक्ट्स का आप मेंशन कर देंगे, ये दोनों एक्ट्स का, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपका यूपी स्पेसिफिक चीज़ें बन जाएगी अगर फीचर्स वगैरह बोलता है। बाकी सारे जो कंपलसरी फीचर है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन वो कंपलसरी फीचर आए कहाँ से, तो कंपलसरी फीचर इन एक्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यही सेम चीज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद एंड नगर पंचायत, ठीक है। गवर्निंग एक्ट क्या है, एक बार आप नंबर भी देख लीजिए कि अभी यहाँ पे 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका परिषद एंड 545 नगर पंचायत हैं, ठीक है। बात करें गवर्निंग एक्ट्स की तो आप देख सकते हैं 1959 उत्तर प्रदेश नगर निगम एक्ट 1959, ये सबसे पुराना एक्ट है जो कि नगर निगम के लिए आया था, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको पावर देता है कि आप देखिए जो नगर निगम है वो क्या होगा कि एक बड़ा यूनिट है, तो वहाँ पे आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लानिंग में इसका रोल बहुत जगह है। आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट प्लान जो निकलते हैं वो किन से निकलते हैं, वो नगर निगम उसको देखता है, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, देन रेवेन्यू जनरेशन ऑलमोस्ट रहेगा आपको, अगर नहीं रहेगा तो कैसे आप प्लानिंग किस चीज़ पे करेंगे, फंड्स का एबिलिटी रहने चाहिए आपके पास, ठीक है। सिविक कम्युनिटीज़ आपको प्रोवाइड करना है, तो वो सारी चीज़ कैसे होता है, मान लीजिए कि गार्बेज कलेक्शन वो सब कहाँ देखता है, यही देखते हैं नगर निगम, ठीक है। बाद में आपको वाटर टैक्स वगैरह सब लेते हैं, पानी मिलता है, वो सब नगर निगम है। अब उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916, इससे क्या होता है, इससे नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद भी इनसे गवर्न होता है, ठीक है। बाद में आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अमेंड होती है कब, 1994 में होगा, तो क्या एक्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश, सॉरी लेट मी इरेज ऑल, वन सेकेंड, उत्तर प्रदेश लोकल सेल्फ फाइनेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1994, ठीक है।
उत्तर प्रदेश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1994। तो ये आपका लॉ आता है और वो क्या करता है कि जो ये लॉ है इन लॉ के नाम को चेंज कर देता है। इट हैज़ बीन रीनेम्ड एंड अभी क्या हो गया है, उत्तर प्रदेश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉ। ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जो भी 1916 के बाद 1968 72 इन सब में जो चेंजेस हुआ था वो सबको फाइनली आप इस लॉ में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मेन लॉ 1994 का हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा भी क्या कुछ लॉज थे या नहीं? ऑब्वियसली कुछ लॉ हैं, लेकिन मेन लॉ आप यही लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन ओवर द टॉपिक आप कुछ और है लॉज को मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहला लॉ क्या है, उत्तर प्रदेश अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस एक्ट 2015। ये क्या करेगा, ये देखिए, ये पूरा ही अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश के बारे में सारी चीज यहीं से मेन फ्रेमवर्क निकल के आता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे वो जो पुराने एक्ट थे वो अमेंड हो गए। ठीक है, इनिशियल में वो एक्ट थे लेकिन वो अमेंड हो गया 1994 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो रिक्वायरमेंट हुई उस अकॉर्डिंग चेंजेस हुआ। ठीक है, अभी अर्बन लोकल गवर्नेंस एक्ट उत्तर प्रदेश ये मेन पूरा ही फ्रेमवर्क देता है। तो फ्रेमवर्क देता है तो इसमें सब कुछ रहेगा, जैसे आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के बारे में बात करेगा, डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ये सारे चीज थे मेनली फाइनेंस से रिलेटेड और डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड, वो सब क्या था, वो सब आपका वॉलेंट्री प्रोविजन था। अब वॉलेंट्री प्रोविजन था तो इसके लिए स्टेट को लॉ लाना पड़ेगा। और स्टेट क्या लॉ लाई? स्टेट हमारी यूपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 2015 लाया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सारे ही फ्रेमवर्क बने। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश प्रॉपर्टी एंड टैक्स असेसमेंट कलेक्शन एक्ट 2002। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये टैक्स रिलेटेड चीज है। तो टैक्स असेसमेंट, कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कौन करेगा, ये इस लॉ के थ्रू गवर्न होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे प्रॉपर्टी टैक्स का एक आप लोगों में कहीं नहीं प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा होगा, वाटर टैक्स बढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ यूपी में जो है वो कहाँ से गवर्न होगा, ये उत्तर प्रदेश टैक्स असेसमेंट कलेक्शन एक्ट। क्योंकि पहले आपको असेसमेंट करना होगा कि भाई इस आधार पे हम टैक्स लेंगे। मान लीजिए आपके घर के आगे सड़क है तो कितनी बड़ी चौड़ी सड़क है, उस अकॉर्डिंग आपका टैक्स डिटरमाइंड होगा। आपका घर है मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट में, तो कितने जगह कितना लैंड ओपन है, कितने एरिया में आपका कारपेट एरिया कितना है, तो उस अकॉर्डिंग टैक्स आपका बनेगा। तो ये सब चीज़ कौन डिसाइड कर रहा है, ये सब चीज़ इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग पावर मिले गए हैं और उस पावर को यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, देन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान किया जाता है, कैसे मास्टर प्लान बनाया जाता है, ये सब चीज़ कहाँ से हो रहा है, ये सब चीज़ यूपी में इस एक्ट के थ्रू गवर्न हो रहा है। तो चलिए ये सारे एक्ट आप मेंशन करेंगे तो आपका जो भी है, जो आप पढ़े हुए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के चैप्टर में, वो सब चीज़ तो आपको याद रखना ही है। लेकिन यूपी स्पेसिफिक पेपर है तो आपको यूपी स्पेसिफिक लॉ वगैरह मेंशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि वॉलेंट्री एंड कंपलसरी प्रोविजन था तो वॉलेंट्री प्रोविजन के लिए स्टेट लॉ बनाएगी। और स्टेट लॉ कहाँ से बन रहा है, ये सारे लॉ हैं जो कि आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए, अगर चैलेंजेस पूछता है आपसे तो देखिए मोर और लेस जो चैलेंजेस हैं वो जो पूरे इंडिया में लगभग लगभग सेम। ठीक है, और सेम तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको 3 Fs। अब ये 3 Fs क्या है, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। ठीक है,
तो फंड्स, तो फंड्स की क्या दिक्कत है कि भाई फंड्स जनरेट नहीं कर पा रही है बॉडीज, ठीक है, इनके पास फंड की लैक ऑफ फंड्स। अब लैक ऑफ फंड्स क्यों है? क्योंकि अनेबल टू जनरेट ओन रिसोर्स नहीं है इसके पास, ठीक है, फिस्कल ऑटोनॉमी नहीं है इनके पास। इकोनॉमिक सर्वे 17-18 क्या बोलता है कि 4 to 5% से ज़्यादा, ठीक है, फंड्स ये नहीं जनरेट कर पाते हैं, ठीक है, 95% फंड जो है वो सेंटर से आता है इनके पास। तो देख लिए कि फंड्स के लिए डिपेंडेंट है। प्लस आप देखिए कि फंड्स नहीं है तो क्या होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट जो कह रहा है वो आपको सुनना है, जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट करा रहा है वो जैसे वैसे करना है आपको। प्लस आपको फंक्शंस नहीं दिए गए, आपको पावर डिवॉल्व नहीं किया गया है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर का हमने देखा था अभी कि भाई फ्रेमवर्क तो है लोकल सेल गवर्नमेंट 2015 में, पर क्या ऑल 29 सब्जेक्ट्स, ऑल 18 मैटर्स के रिलेटेड फंक्शन डिवॉल्व हो गया है? तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब फंक्शनरीज का भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम देखिए, ग्राम पंचायत फुलेरा, आपने पंचायत वेब सीरीज देखा होगा तो देखा होगा कि कैसे बेसिक एम्यूनिटीज के लिए भी स्ट्रगल है। पावर नहीं था, लाइट नहीं था, आप रिलेट कीजिए चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो स्टाफ्स की कमी, स्किल्ड स्टाफ नहीं है, ठीक है। देन इंटरफेरेंस होता है विशेष करके अर्बन बॉडीज में, ठीक है, एमपी एमएलए का। आपने देखा होगा पंचायत में कैसे एमएलए से लड़ाई हो गई थी तो ट्रांसफर होने की बात हो गई थी जीतू भैया की। चलिए, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, फोटोकॉपियर्स तक नहीं है, एक और प्रॉब्लम फंक्शनरी में आता है प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का, अब ये क्या है? यूपी में दो जगह आप देखिए, एक वुमेन और एक SC ST, ठीक है। तो ये जो दो सीट्स रिजर्व हैं, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। यहाँ पे सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आने लगा है, ठीक है, प्रधानपति, सरपंच पति, ठीक है, कि अगर वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है देन मेल जो जीत रहे हैं अभी तक क्या करते हैं कि अपने फीमेल पार्टनर को इलेक्शन लड़ा देते हैं। सिमिलरली SC ST में भी यही हो रहा है कि अगर सीट SC ST के लिए रिजर्व हो गया तो अपने ही घर से खेत पे कोई काम कर रहा है उसको आप इलेक्शन लड़वा दे रहे हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स थी। चलिए, अब प्रॉब्लम है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशन होगा, कुछ सरकार कर रही है, कुछ करने वाली होगी। यस, ARC क्या कहता है? सेकंड ARC कि क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ फंड होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए? जो काम आप आउटसोर्स करा सकते हैं वो आउटसोर्स करा दो। इससे क्या होगा? मान लीजिए आपको परमानेंट स्टाफ नहीं रखना चाहिए, मान लीजिए जिस काम में आप निपुण नहीं है वो काम बाहर से हो जा रहा है, सस्ता भी हो गया और एफिशिएंट भी हो गया, ठीक है। अब इसमें और क्या कर सकते हैं?
देखिए फंड लेने एमएलए के पास फुलेरा पंचायत में गया तो यहीं पे एमपी लैड एंड एमएलए लैड काम आ सकता है, ठीक है। और क्या करना है, करप्शन को चेक करना है, रेगुलर ऑडिट्स करना है, ठीक है। देन फंक्शनरीज के साथ उनको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। नई चीज़ों में ट्रेनिंग दीजिए, कैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़े। देन और क्या करना है कि प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन को हटाने के लिए सबसे पहले तो आप इसको चेक करेंगे कि प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको ट्रेनिंग देंगे कि अगर वुमेन जहाँ पे विशेषकर जहाँ रिजर्वेशन है, वुमेन है, SC ST हैं, तो वहाँ पर उन कैटेगरी के लोगों को आप विशेषकर मोर ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे वो अकेले भी इंडिपेंडेंटली भी चीज़ों को चला सकती हैं, ठीक है। तो ये आप ट्रेनिंग दे के थ्रू ये सब चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि और भी चीज़ें हो रही हैं, उनको भी आपको ध्यान देना है। जैसे हमने देखा कि अभी जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए स्कीम्स हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा जो है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास होता है, स्लम रीडेवलपमेंट, ठीक है। इसमें कि पॉलिसी आई है यूपी गवर्नमेंट की, ठीक है, 2021 में। इसके अंदर आपका बस्ती रिनिर्माण होता है, ठीक है। देन नगर परिषद योजना है, ठीक है, सिटी एक्सपेंशन स्कीम्स होते हैं। फिर क्या है, फिर इसके अलावा जो भी सेंट्रल एंड स्टेट के अदर स्कीम्स होते हैं वो भी पंचायत को एंड ULBs को ये सब प्रोग्राम्स चलाने होते हैं, ठीक है। अब इनमें एफिशिएंसी आए, इसीलिए यहाँ पर आपको अवार्ड्स रखे जाते हैं, सर्टेन अवार्ड्स भी रखा जाता है। और यही भी फाइनेंस कमीशन आपको क्या कहती है कि सर्टेन फंड शुड बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, कि 95% ऑफ फंड मान लो कि आपको ऐसे ही मिल गया, ठीक है, एंड 5% जो है वो परफॉर्मेंस बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। यहीं पे आप देखोगे कि मुख्यमंत्री अवार्ड है, देन प्रधानमंत्री अवार्ड रिलेटेड टू पंचायती राज, ठीक है। चलिए, तो आप पंचायती राज के ऊपर लिख सकते हो, जो भी आएगा ULBs के ऊपर लिख सकते हो, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट रिलेटेड इश्यूज। अब राइट रिलेटेड इशू क्या है, तो उससे पहले समझना होगा आपको राइट्स क्या है। राइट्स क्या है, प्रिविलेजेस, प्रिविलेज एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब ये प्रिविलेज तो मिल रहा है आपको, लेकिन क्या ये प्रिविलेज सबके लिए होना चाहिए या किसी एक विशेष वर्ग के लिए होना चाहिए? तो ये प्रिविलेज सबके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल। पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। देयर आर सर्टेन सेक्शन जिनके की प्रिविलेज के अगेंस्ट स्टेट सोसाइटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर पा रही है और स्टेट एंड सोसाइटी उसको इग्नोर कर रही है। तो यहीं पे जो ये सेक्शन हो जाते हैं, ये सेक्शन क्या हो जाते हैं? वल्नरेबल सेक्शन, जिनके की राइट्स को उनके
नहीं पहुंचा जाता है, इक्वल ट्रीटमेंट में थोड़ा परेशानी होती है। अब ये कैसे सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन, फॉर एग्जांपल SC ST, फॉर एग्जांपल वुमेन, ठीक है। अब जो राइट्स हैं वो बहुत तरीके के होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको राइट जो है कुछ भी हो सकता है, सोशल राइट्स हो सकते हैं, लीगल राइट्स हो सकता है, देन इन्वायरमेंटल राइट्स हो सकते हैं। क्योंकि राइट्स क्या है, प्रिविलेजेस हैं, तो प्रिविलेज तो हर एस्पेक्ट में मिल सकता है आपको। तो इन हर राइट्स के इश्यूज देखेंगे अब, ठीक है। हम ये समझ गए कि कैसे हमें अप्रोच करना है, ठीक है। नाउ वी मूव टू आवर इश्यूज। तो इन सारी चीज को जब आप मिला देंगे तो कुछ पर्टिकुलर इशू आएंगे, उन इशू को देखते हैं। सबसे पहला इशू है जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो आपको पता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस हर जगह होता है। यूपी में आप देखेंगे तो ये भी एक हाई NCRB डेटा देखिएगा तो वन ऑफ द हाईएस्ट में जेंडर बेस्ड वायलेंस में रहता है, ठीक है। इवन समटाइम ये एक्सट्रीम हो जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। देन चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो अगेन प्रॉब्लमेटिक थिंग। चाइल्ड लेबर वैसे तो ऑन पेपर चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइल्ड लेबर अभी भी होता है। यूपी में बात करें, मान लीजिए कि कारपेट इंडस्ट्री है, कारपेट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मिर्ज़ापुर, चंदौली, यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर है। देन और एग्जांपल लीजिए, सपोज दैट ब्रिक ब्रिक इंडस्ट्री में, ठीक है, ईटा भट्टा में, गोरखपुर वगैरह चले जाइए, ये आपको चाइल्ड लेबर मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द लेबर या तो चाइल्ड लेबर होते हैं या तो बिहार से लाए जाते हैं, ब्रिक इंडस्ट्री में झारखंड से लाए जाते हैं, ठीक है। नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज इज नॉट ओनली प्रॉब्लम ऑफ यूपी, बट आप देखोगे यूपी, राजस्थान, ये जो पूरा बीमारी स्टेट है, MP, ठीक है। वैसे तो अभी ये टर्म बोलने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन फिर अगेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये कहाँ होता है, आप देखोगे दो जगह, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में होता है और एक मोस्ट अर्बन प्लेसेस में। यहाँ क्यों हो जाता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक करना आसान हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर many purposes, organ, then exploitation, जेंडर ट्रैफिकिंग, फीमेल्स का ट्रैफिकिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। देन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नाउ यूपी में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाता है यूपी में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आप देखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ये बनाए, क्यों, क्योंकि डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे सोशल जस्टिस का इशू आ जाता है। विशेषकर आप देखिएगा कि ऐसा देखा गया है कि जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी है वो जनरली अपर कास्ट है, और जो लैंड लेबरर्स हैं वो क्या है, लोअर कास्ट हैं। तो इसके कारण उनकी एट्रोसिटी कंटिन्यूड है। फिर ट्रेडिशनली भी आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारे लोग डिस्क्रिमिनेशन को मानते हैं, ठीक है। विशेष करके आप जब चले जाइएगा रूरल एरियाज में, तो अभी भी ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ प्रोहिबिटेड है। आप
देखे होंगे कि राजपूत विलेज में घोड़ी पे नहीं चढ़ के जा सकता है एक दलित। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट एट्रोसिटीज हैं। देन फार्मर राइट्स, फार्मर राइट्स की बात कीजिए तो फार्मर राइट्स में आप देखिएगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है, एक तो प्राइस डिस्कवरी इनको नहीं होता है, देन इनके पास फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होते हैं, देन वेदर्स का नेचर्स का वैगरीज है, उसके कारण क्या होता है, इनका फार्म सिक्योर नहीं होता है। इससे क्या होता है, डैमेज ऑफ क्रॉप्स हो जाते हैं। अभी इंश्योरेंस वगैरह आया है लेकिन ये प्रॉब्लम कंटिन्यूड है। फार्मर सुसाइड, फार्मर लोन बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं हेल्थ डिस्पैरिटीज। हेल्थ डिस्पैरिटी यूपी में बात कीजिएगा अगर हेल्थ डिस्पैरिटीज को, तो ये आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले जो डिवाइड है वो है अर्बन एंड रूरल की डिवाइड है। फिर आप देखिएगा वेस्टर्न यूपी एंड ईस्टर्न यूपी, ठीक है, यहाँ पर एक डिवाइड है। ये हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये डिवाइड है। फिर एक पर्टिकुलर एरिया में भी आप देखोगे कि कंसंट्रेशन जो है इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी जो सारे डॉक्टर्स हैं मोस्टली एक जगह आपको दिखेंगे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आसपास दिखते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ आप देखिए, आपको नोएडा में सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मिल जाएंगे, लेकिन वही ईस्टर्न यूपी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्बन रूरल डिवाइड, ये मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था अर्बन एंड रूरल इशू, उसमें बताया था कि कैसे डिवाइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब आप रिप्रेजेंटेशन करें, यहाँ पर आप जब एक्सप्लेन करें तो आप क्या कर सकते हो, यूपी का एक मैप बना लो। 1 सेकेंड, ठीक है, आप यूपी का मैप बनाइए, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट मैप एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ आप दिखा दोगे ईस्टर्न यूपी के कुछ सिटीज़ एंड वेस्टर्न यूपी के कुछ सिटीज़, एंड यहाँ पे क्या करोगे, आप प्रॉब्लम्स गिनाओगे। यहाँ क्या है, एजुकेशन का लेवल कम है, ठीक है, हेल्थ हॉस्पिटल्स के नंबर्स लेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दिखा दोगे हाई, ठीक है। फिर आप दिखाओगे क्या, पर कैपिटा इनकम यहाँ पर हाई है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर हाई हैं, यहाँ पर लो है। तो ऐसे आप डिवीजन करके भी आप अपने आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छे कर सकते हैं एंड यू कैन फेच गुड मार्क्स, ठीक है। चलिए ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल राइट्स प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था यूपी में क्या है। सबसे पहले तो ट्राइबल्स का एक कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ठीक है। देन कहीं भी अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हैं भी, जैसे लखीमपुर खीरी, तो वहाँ पे 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड देन दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ लैंड राइट्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए इन्वायरमेंटल राइट्स, अब देखिए आर्टिकल 21 ए क्या बोलता है, राइट टू हेल्दी लाइफ, लेकिन हमें यूपी में क्या मिल रहा है, पॉल्यूशन, ठीक है,
कानपुर, 14 सिटीज़ आउट ऑफ टॉप 25 सिटीज़ आप देखिएगा तो यूपी के सिटीज़ मोस्टली होंगे, मोस्ट पॉल्यूटेड। ठीक है, इसके बाद क्या है, वाटर पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज हैं, यमुना जो है, जो यूपी इंटर करती है दिल्ली के बाद, तो क्या होता है, ब्लैक वाटर ऑलमोस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन लेते जाती है एंड हमें बहुत ही खराब पानी मिलता है। नमामि गंगे लाना पड़ा, एक्सेस टू जस्टिस। यहाँ पर क्या है, देखिए एक तो कोर्ट्स की तरफ से पेंडिंग ऑफ केसेस है, लेकिन ये एक्सेस ऑफ जस्टिस इसीलिए यहाँ पे है क्योंकि मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन जैसे कि दलित्स, जैसे कि ट्राइबल्स, इनको पता ही नहीं है कि कोर्ट्स में आपके क्या राइट्स हैं। दे आर नॉट दैट एडुकेटेड दैट इनके पास जस्टिस पहुंचना बहुत डिले हो जाता है। ठीक है, प्लस यहीं पर आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, पुलिस एट्रोसिटीज। अभी मूवी बनी थी ना भीम, आप देखोगे कैसे पुलिस एट्रोसिटी दिखाता है, तो ये भी एक्सेस टू जस्टिस डिनाइड हो जाता है ना यहाँ पर। चलिए, अब अगर इश्यूज है तो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। मेजर्स की बात करें तो सबसे पहले हम इश्यूज के साथ ही देखते हैं कि इस इश्यूज की क्या मेजर लिए गए हैं। सबसे पहले जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए हमें सबसे पहला तो आप देख लो 1090। ठीक है, वुमेन पावर हेल्पलाइन है। ठीक है, कोई भी उनके अगेंस्ट छेड़खानी हो रही, कुछ हो रही है तो पुलिस तुरंत आती है। उसके बाद हमने देखा कि यूपी में क्या गया आया गया है, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, ठीक है, ये वुमेन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, वुमेन इशू के अंदर जो भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो रहा है उसके लिए है। फिर क्या है, सखी, ये वन स्टॉप सेंटर फॉर एवरी वुमेन प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्चुअली यूपी में बहुत ज़्यादा काम किया गया है और जो एनसीआरबी डेटा सजेस्ट करता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को सॉल्व करने में, नो डाउट क्राइम ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो गया यूपी में अगेंस्ट वुमेन, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्राइम्स हैं, उनको सॉल्व करने में यूपी हैज टॉप। ठीक है, 97.6% ऑफ द केसेस को रिजॉल्व किया गया है। ओके, चलिए, देन अगेन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो एनसीएलपी है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, एनसीएलपी। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देन स्टेट में भी आपको आप देखिएगा कि स्टेट में भी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन कमीशन है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, देन आप देखेंगे कि जो लेबर मिनिस्टर्स हैं, जो लेबर मिनिस्ट्री है उसके अंडर आपका लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हैं, वो बार बार क्या करते हैं, विजिट करते हैं इंडस्ट्री को, वो भी चेक करते हैं कि चाइल्ड लेबर का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। ठीक है, देन किशोरी शक्ति योजना है, किशोरी शक्ति योजना। अब देखिए, दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट अवेयरनेस होना चाहिए, उसके बाद क्या है, आपका वुमेन चाइल्ड को एम्पावरमेंट होना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली वुमेन चाइल्ड बट जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको जागृत करना पड़ेगा समाज में। ठीक है, अब इससे क्या, फ्रॉम चाइल्ड टू एडोलेसेंट
ठीक है, टू अ वुमेन, ठीक है, टिल आपको हमेशा ही उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो चेंज हो, क्योंकि दीज आर द सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल प्रॉब्लम वन शॉट में सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल होता है कि आपका बिहेवियर चेंज होना चाहिए, ठीक है, आपको इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को इनकलकेट करना होगा, वैल्यूज़ इनकलकेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो इट नीड्स टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए क्या हो रहा है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, बॉर्डर एरियाज में पेट्रोलिंग हो रही है इसके अगेंस्ट, ठीक है। चलिए फिर आप देखते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में बहुत सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। कोविड के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे कैसे ऑलरेडी हेल्थ केयर में काम किया जा रहा है। अभी भी आप देखिए 6 न्यू इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे एम्स आया हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। देन 2 एम्स है, रायबरेली में और गोरखपुर में। फिर आप देखिए तो आयुष्मान भारत, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में आप क्या देखेंगे भाई, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। देन स्पीडी ट्रायल्स भी कराए जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। देन जल्दी मूव करते हैं नेक्स्ट, फार्मर राइट्स। फार्मर राइट्स भी मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है, फ्रॉम किसान क्रेडिट कार्ड टू किसान स्कीम, देन किसान मेला, देन बट ही लोन वेवर स्कीम्स रहता है, ठीक है। देन यू विल सी डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, भूलेख। अब इसके अलावा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, यहाँ पे आप देखिए ग्रीन यूपी स्कीम, ग्रीन यूपी कैंपेन, ठीक है। देन नमामि गंगे वाटर पॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। तो ऐसे आप देख रहे हो कि ओवरऑल आप हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि कुछ बॉडीज़ हैं जिनके बारे में आपको ओवरऑल एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से बॉडी काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कब कंस्टिट्यूट हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये फैक्चुअल चीज़ें का। मतलब ये देखो कि ये सारी बॉडीज़ का आप नाम मेंशन करोगे, जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए हो आएगा तो नो डाउट NHRC तो आपको पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ बॉडी इन यूपी, आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए, जो कि इंक्वायर करेगा एप्लीकेशन, मतलब खुद से भी या फिर कोई एप्लीकेशन आता है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप अगर ये लाइन लिख दोगे कि हाँ यूपी में भी एक बॉडी है जिसका नाम उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन है, वो ऐसा ऐसा करती है, देन एग्जामिनर पे एक विशेष प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये यूपी स्पेसिफिक पेपर है। पहले भी जब यूपी स्पेसिफिक पेपर नहीं थे तब भी आपको आंसर में जो GS
1 2 3 है तो आप वहाँ पे यूपी स्पेसिफिक आपको कुछ पता होगा तो आप वहाँ पे नोट करके या फिर ऐसे भी आप मेंशन करेंगे और अंडरलाइन कर देंगे कि ये यूपी सरकार ने ये काम किया है। लेकिन सिंस अभी ये पेपर आ गया है तो यहाँ पर तो आपको यूपी स्पेसिफिक चीज़ें ही डालनी होगी, ठीक है। चलिए, देन अगेन यूपी वुमेन कमीशन, ये 2002 में बना था, फाइनली 2013 में रिकंस्टिट्यूट हुआ था। इसके पास पावर क्या है? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वेलफेयर, देन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तीन चीज़ है, देखिए, वेलफेयर करना है, सिक्योरिटी देना है एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ में आपका काम करेगा। यहाँ पे ये कैसे काम करती है? ये आपका एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट पे वर्क करता है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? यूपी SC/ST कमीशन। अब ये आपको पता ही है कि इट विल हेल्प इन प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ राइट्स ऑफ SC एंड ST। नेक्स्ट, तो ये सब चीज़ मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बस पता होना चाहिए, बाकी आपको काम पता ही है क्या है नहीं है, ठीक है। नाम से ही आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने का नहीं है। देन हमने अभी पढ़ा था चाइल्ड राइट का इशू, तो आप लिख सकते हैं कि यूपी में क्या है? स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये क्या करेगी? ये आपको प्राइमरी फंक्शन क्या है कि चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करना, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जो भी इंटरनेशनल आपकी ट्रीटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी चाइल्ड राइट्स हैं, उन चाइल्ड राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे। चलिए, तो ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं फिर से।